नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे का 2017 में जो संपन्न पेपर हुआ था उसका आपको हम सॉल्यूशन करके बताने वाले हैं। सन 2017 में नेस की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो पेपर आया था उसका जो है हम हल आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 16 से, निम्न में से कौन सा समय एक दिन के बराबर होगा। हम जानते हैं कि एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है ना। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, है ना। एक घंटे में 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का होता है एक घंटा, एक का गुणा करेंगे 24 में तो गुणनफल 24 आता है। तो इस स्थिति हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में है 24 गुणित 60 मिनट। 60 मिनट का हो गया एक घंटा, एक का गुणा करते हैं 24 में जो कि एक दिन के बराबर होता है। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, घटाइए 5x/8 माइनस 3x/8। अब देख रहे हैं कि दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर समान हैं, है ना। तो जब हर समान होते हैं तो उनका एलसीएम भी समान होता है, यानी 8 है तो 8 आ जाएगा। जब एलसीएम समान है, दोनों के हर समान हैं, तो अंश हम जो है ऐसे ऐसे उतार लेते हैं, यानी 5x माइनस 3x। 5x में से 3x माइनस करते हैं तो बचता है 2x/8। 2 से 8 कट जाता है, 2 × 2, 2 × 8 यानी x/4, ठीक है। तो स्थिति हो रही है ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, इसलिए हमने इस पर गोला लगा दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, एक अन्य चतुर्भुज PQRS इसके सर्वांग सम है। सर्वांग सम यानी जिसके सभी अंग समान हों, यानी सारी भुजाएं कोण वगैरह सभी समान हों। ABCD के बराबर आकार का, है ना। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सर्वांग सम का अर्थ होता है बराबर आकार का, है ना। इसमें कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती है। यदि कोण P एवं कोण S की माप 80 डिग्री हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यह आपके सामने एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD, है ना। और एक अन्य जो चतुर्भुज है PQRS, है ना। तो हमने मान लिया जैसे यहाँ PQR और ये S, इससे क्या है सर्वांग सम है, यानी ABCD के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। पहला है PQ बराबर AB के, दूसरा कोण Q समकोण है ना। तो देखिए जो सर्वांग सम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर AB है और अन्य जो चतुर्भुज है वो PQRS है। तो हम देख रहे हैं ये P और Q यानी AB बराबर PQ, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रीटा और रेनू एक कक्षा में पढ़ती हैं। इनके 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। रीटा के भौतिक में है 78, रसायन में है 76, गणित में है 74। इसी प्रकार से रेणु के भौतिक में 72, रसायन में 82 और गणित में 74, ठीक है। अब कहा यह गया है कि इनके औसत प्राप्तांकों के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन उचित है। औसत, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं कि इनके अंकों को जोड़ लेते हैं कि रीटा ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो इनका हम यदि टोटल लगाते हैं
तो 4 6 10 और 8 18 के 8 हासिल का 1, 8 और 7 15, 15 और 7 22, यानी 228 होते हैं। इसी प्रकार से पहले हम अब इसके बाद में रेणु के जो अंक हैं उनका हम टोटल लगा लेते हैं। 4 2 6 और 2 8 आता है, 7 और 8 15 और 7 22। हम देख रहे हैं कि दोनों के अंक बराबर हैं और दोनों के विषय बराबर हैं, इसलिए औसत भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि रीटा और रेणु के औसत प्राप्तांक बराबर हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। निम्न ग्राफ विभिन्न प्रकार के विद्यालयों जैसे बाल विद्यालय, बालिका विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालय एवं सायंकालीन विद्यालयों के वितरण को दर्शाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पाई चार्ट है, इसके अंतर्गत ये जो निशान आपको दिए गए हैं इसका है लीजेंड दिया गया है, ये बाल विद्यालय है। इसका जो लीजेंड है ये वाला देख रहे हैं ये बालिका विद्यालय है। ये जो वाला लीजेंड है ये सह शिक्षा वाला है और ये वाला भाग है सायंकालीन विद्यालय वाला भाग है। ठीक है ना, तो इसमें हम देखते हैं कि सारे ऑप्शन हैं, इसमें से हम देख रहे हैं कि सह शिक्षा विद्यालयों की संख्या बाल विद्यालयों से अधिक है। अब देखिए कहाँ है सह शिक्षा, ये यहाँ पर है ये सह शिक्षा, और बाल विद्यालय कहाँ पर है, यह है। इससे अधिक है क्या, नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं कि बाल विद्यालयों में बाल विद्यालयों की संख्या है ना, ये बाल विद्यालय ये वाले है ना, ये वाले बाल विद्यालय कुल विद्यालयों की संख्या के आधे से अधिक है, नहीं है, देखिए आधे से कम है ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला सायंकालीन विद्यालय कहाँ पर है, ये देखिए ये निशान यहाँ पर है, ये होंगे सायंकालीन विद्यालय। कुल विद्यालयों के 1/3 से अधिक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1/3 से भी कम है। ठीक है ना, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन आता है कि बालिका विद्यालयों एवं सह शिक्षा विद्यालयों की कुल संख्या बाल विद्यालयों की संख्या से अधिक है। तो बालिका विद्यालय कहाँ पर है, देखिए ये वाला जो लीजेंड है ये है बालिका विद्यालय का, और सह शिक्षा वाला ये है। आप दोनों देख रहे हैं कि ये दोनों मिलकर के आधे हैं, है ना, तो कुल संख्या बाल विद्यालयों की संख्या से अधिक है। अब बाल विद्यालय कहाँ है, ये वाला है, तो इनसे इनकी संख्या अधिक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध है ना, अधिकतम से निम्नतम यानी अवरोही क्रम है ना, कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। इसका दूसरा नाम होता है घटता क्रम, है ना, जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अधिक से कम की ओर। ठीक है ना, तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर 0.444, यहाँ पर 0.43 और इससे छोटा है 0.4 और इससे छोटा है 0.355। देखिए दशमलव के दाहिनी ओर का जो स्थान होता है ये होता है दशांश, उसके बाद में शतांश और ये होता है सहस्त्रांश। ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ 4/10, ये 4/100 और 4/1000। इसका मतलब होता है 4/10, यानी दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 3/100 और यहाँ 4/100 है। ठीक है ना, तो 100 में से 4 ये बड़ा होता है ना, और ये छोटा होता है। यहाँ 0.40 आगे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, वो उससे और छोटा हो गया है, और यहाँ 3 आप देख रहे हैं छोटा है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5/7 कोष्टक में 5/14 गुणा 6/21 और कोष्टक बंद, है ना, इसे हल करना है। तो हम मालूम है बॉडमॉस के नियमानुसार पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को
हल करते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5/7 धन ब्रैकेट में 5/14 गुणित 6/21, है ना। अब इसको हल कर लेंगे। अंश से हर में यदि संख्या कोई आपस में कट रही है तो उसे हम काट देंगे। हम देखेंगे 3 से कट रही है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 सत्ते 21, ठीक है ना। तो हो जाता है 5/7 धन अंश का अंश में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 7 सत्ते 49। अब यह हो गया है परिमेय संख्याओं के योग, है ना, यानी जोड़। तो इसमें क्या करते हैं कि हर का निकालते हैं लघुत्तम। तो 7 और 49 का जब एलसीएम निकालते हैं तो आता है 49, ठीक है ना। इसमें जो एलसीएम है इसमें हर का भाग लगाते हैं, 7 का भाग लगाते हैं 49 में, 7 बार जाता है, 7 का गुणा करते हैं अंश में 5 में, तो 7 पंजे 35 हो जाता है। 49 का भाग लगाते हैं 49 में, एक बार जाता है, 1 का गुणा करते हैं 5 में, 5 से कम 5, ठीक है ना। अब 35 और 5 होता है 40/49। अब देख रहे हैं ये वाला आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए हमारा ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 23। एक 30 सेंटीमीटर पतले तार द्वारा एक आयत बनाया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तब उसकी लंबाई क्या होगी। देखिए एक तार है और उसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इससे आयत बनाया गया है ना, यानी आयत का परिमाप, ठीक है ना। तो तार इस प्रकार से है और ये हमने आयत ऐसे बनाया है, ठीक है ना। तो तार यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी आयत का जो परिमाप है वो कितना हो गया है 30 सेंटीमीटर। इसमें हम देख रहे हैं कि लंबाई 2 बार आई है और चौड़ाई भी 2 बार आई है, यानी 30 का आधा करते हैं कितना होता है 15 सेंटीमीटर, यानी ये वाला भाग, है ना। अब 15 में क्या हो गया कि लंबाई और ये चौड़ाई शामिल है। अब चौड़ाई हमें दी है कितनी 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी ये आधा भाग है, इसका परिमाप यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 15, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो बचेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये हो जाएगी लंबाई कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। एक नया पुल बनाया गया जिससे एक बस द्वारा एक शहर से दूसरे शहर जाने में लगने वाला समय 50 मिनट से घटकर 40 मिनट हो गया है। दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय में कितने प्रतिशत कमी हुई। पहले समय कितना लग रहा था 50 मिनट, घटकर कितना हो गया 40 मिनट, समय में कमी कितनी हुई 10 मिनट की, है ना। कितनी हुई 10 मिनट कमी हुई है, कितने पर 50 मिनट पर। तो यहाँ हो जाएगा 10/50, हमसे पूछा गया है प्रतिशत, यानी इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये शून्य से ये शून्य गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 गुणित 2 यानी 10 दूनी 20%। कितनी कमी हो गई 20% हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग पट्ट का क्षेत्रफल 7056 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है ना, यानी भुजा गुणित भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल, ये इसका हिस्सा है ना, ये क्षेत्रफल है और ये है 7056 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भुजा गुणित भुजा करने में इतना आया है, तो हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भुजा की लंबाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो क्षेत्रफल दिया गया है इसका हम ज्ञात करेंगे वर्गमूल, यानी 7056 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, ठीक है ना। एक तो हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे आप कर सकते हैं, दूसरी होती है भाग विधि, उससे कर सकते हैं, और तीसरी एक शॉर्टकट मेथड है ना, उससे भी हम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि दाहिनी ओर से हम 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं, 56 और ये 70, ठीक है ना, यानी इसका जो उत्तर आएगा वह 2 अंकों में आएगा।
अब इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस वाले खंड में यानी दाहिनी ओर जो जोड़ा है इसमें इकाई स्थान पर 6 है। तो देखिए इसमें आप मालूम है कि 4 का वर्ग कितना होता है? 16, यानी यहाँ इकाई भी 6 आ रहा है। एक होता है 6, 6 का वर्ग होता है 36। तो इकाई पर या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ढाई अंक की। तो ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग 70 से अधिक नहीं हो। तो 8 × 64, ठीक है ना। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 हो गया। 9 का वर्ग 9 9 81, अधिक हो जाता है इसलिए 8 आएगा, ढाई अंक 8 आएगा। तो हमारे सामने दो चीज़ें हैं, या तो वर्गमूल 84 होगा या फिर 86 होगा। तो दोनों के बीच में ऐसी संख्या लेंगे जिसके इकाई के स्थान पर 5 आता है और वो होती है 25। अब सॉरी 85, 85 वर्ग कितना हो जाएगा? ये हम देखिए बहुत आसान है। जब इकाई स्थान 5 होता है और उसका वर्ग याद करना बहुत आसान है। ढाई पे जो अंक है 8 है, अब 8 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 9। तो 8 का 9 में गुणा करेंगे तो 8 9 72 और 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है ना। तो 7225 इस संख्या से अधिक है ना, इस संख्या से अधिक है, ठीक है ना। तो इसका जो ये संख्या कितनी है? 7272। अब इससे ये संख्या कम है, ठीक है ना, जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं वो कम है। तो ये जो है कम वाली संख्या इसका हो जाएगी वर्गमूल, यानी 84 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये मेथड समझ नहीं आती है तो इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, भाग के द्वारा कर सकते हैं, है ना। ये जोड़े बनाएं। अब ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग 70 से अधिक नहीं हो। तो 8 × 64, इस प्रकार से कर सकते हैं। घटाया हमने 6, 8 जोड़ दिया 16 आ गया, 56, 4 4 चौक 16 के 6, 64 और 1 65, ठीक है ना। ये शून्य आता है, 4 जोड़ दिया 168 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर, कितना हो गया? 84, ठीक है ना। या फिर आप इस प्रकार से गुणनखंड भी ज्ञात करके कर सकते हैं, है ना। जैसा आप चाहें, ये तीनों मेथड है उससे आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में छोटे ब्लॉकों को जोड़कर एक बड़ा ब्लॉक बनाया गया है ना। ये छोटे ब्लॉक हैं, इनको जोड़ के बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं। यदि सभी छोटे ब्लॉक एक माप के हैं तब किस बड़े ब्लॉक का आयतन अन्य से भिन्न होगा? आयतन यानी लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इनमें से भिन्न कौन है, यानी 4 में से 3 के आयतन बराबर हैं लेकिन एक का आयतन इनसे अधिक है या कम हो सकता है ना, वो बराबर नहीं है, वो हमें देखना है। तो देखिए आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब देखिए इसमें 1 और 1 2 लंबाई हो गई, मान लीजिए ये चौड़ाई 1 और 1 2 है ना, और ये ऊंचाई 1 और 1 2, ठीक है ना। कितना हो गया? 8 घन इकाई, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं आयतन कितना होता है। लंबाई 1 2 3 4, चौड़ाई 1 2 3 और ऊंचाई 1, कितना हो गया? 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। चौड़ाई 1 और ऊंचाई 1 और 1 2, 6 दूनी 12 इकाई, ठीक है ना, घन इकाई। अब यहाँ पर 1 2 3 1 2 चौड़ाई हो गई है और ऊंचाई 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 घन इकाई। हम देख रहे हैं कि ये 3 जो है आकृतियां हैं इनके आयतन बराबर हैं, है ना, लेकिन आकृति नंबर 1 का जो है वह आयतन इनसे कम है, तो ये भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 3 गुना से 5 अधिक है। यदि रवि के पिता की आयु 100 वर्ष है तब रवि की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? देखिए रवि की जो आयु है वह क्या है? उनकी पिता की आयु के
3 गुने से 5 अधिक, तो पिता आयु कितनी है 100 वर्ष है। अब x का 3 गुना होता है 3x। अब 5 अधिक है, अधिक का मतलब होता है धन, ये 5 अधिक है, यानी रवि की आयु कितनी हो जाएगी 3x धन 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 है, नीचे दिए दंड आलेख से वे महीने ज्ञात कीजिए जिनमें बिजली की खपत का अंतर 30 मेगावाट है। अब आपके सामने एक दंड आलेख है, इसको देखना है कि किसमें किसकी खपत ज़्यादा हो रही है और उनका अंतर 30 आ रहा है। देखिए अप्रैल महीने में खपत हो रही कितनी 60, ठीक है ना, और फरवरी महीने में खपत कितनी हो रही है 30, जनवरी में 40, तो 60 और 40 का अंतर 20 आता है। मार्च में 50 हो रही है, अंतर 10 आ रहा है। मई में 40, अंतर 20 आ रहा है, यानी अप्रैल और फरवरी माह में अंतर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। देखो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो इनका अंतर कितना आ रहा है 30 आ रहा है, यानी हमारा सही जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा अप्रैल और फरवरी माह, यानी फरवरी और अप्रैल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29। ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। नीचे दी गई संख्या रेखा को देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है ना, 0 के बाईं ओर p है ना। हम जानते हैं कि 0 के बाईं ओर जाते हैं तो संख्या होती है ऋणात्मक और 0 के दाईं ओर जाने पर संख्या होती है धनात्मक। निम्न में से किसका परिमाण अधिक है, परिमाण यानी उनका रिजल्ट है ना। ठीक है, अब परिमाण किसका अधिक है, तो यहाँ q प्लस p, हम देख रहे हैं p की वैल्यू जो है वह है -1, क्योंकि 0 के जब बाईं ओर जाते हैं तो माइनस में संख्या आती है और q का मान है 1। अब इसको हल करके देख लेते हैं और देखते हैं कि किसका परिमाण अधिक आता है। अब देखिए q धन p, q की वैल्यू कितनी है 1 धन p -1, हल करने पर प्लस माइनस का गुणा करते हैं माइनस आता है, तो 1 में से 1 को माइनस किया 0 आया। ठीक है ना। अब देखते हैं q माइनस p, q की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस p की वैल्यू -1 है, हमने लिखा कोष्टक में, माइनस और माइनस गुणा प्लस हो जाता है, 1 और 1 2। ठीक है ना। अब q गुणित p, q का मान है 1 गुणा 1 -1, गुणा करने पर आ जाता है -1, और q बटे p, q का मान है 1, p का मान है -1, यानी आंसर -1। हम देख रहे हैं तीनों में से अधिकतम परिमाण किसका है, आप देख रहे हैं 2 सबसे बड़ी संख्या है, यानी ये स्थिति आ रही कहाँ q माइनस p में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 30। 5 की घातांक 200 किसके समान है ना। अब देखिए घातांक के नियम गुणा भाग में लागू होते हैं, है ना। यहाँ जब प्लस है इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, प्लस में इसके नियम लागू नहीं होते हैं घातांक के, है ना। अब घातांक का नियम क्या है कि यदि आधार समान है और गुणा किया है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है। तो देखिए दोनों के आधार समान हैं 5, घातांक के जुड़ जाएगी, यानी 100 धन 100 बराबर हो जाता है 5 की घातांक 200, यानी 5 की घातांक 200 ऑप्शन नंबर 3 के समान हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की गति क्या है ना। गति यानी क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना, क्या होता है दूरी बटे समय। गति को हम चाल भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। दूरी है हमारी कितनी 60 किलोमीटर, है ना, और समय है 2 घंटे, तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, यानी गति हमारी हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने
नेस 2017 का जो पेपर था उसको हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इस टाइप के प्रश्न इस वर्ष की एग्जाम में भी आ सकते हैं, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।